रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज से हम ग्रेटर नोएडा की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम है ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि ग्रेटर नोएडा कैसे बना था, किस तरीके से विकास यात्रा शुरू हुई थी, कहां-कहां अड़चनें आई थी और किस तरह के अनसुने किस्से, अनसुनी कहानियां इस सीरीज में आप सुनेंगे। और आज इस सीरीज में पहली कड़ी के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के अध्यक्ष और सीईओ रह चुके ब्रजेश कुमार जी से। ब्रजेश कुमार जी को ग्रेटर नोएडा के दफ्तर को नोएडा से नोएडा ले जाने का श्रेय जाता है और उनके दौर में ग्रेटर नोएडा जिस तरह विकसित हुआ वो सब लोग जानते हैं। हम उन्हीं से सुनेंगे कैसे हुआ ग्रेटर नोएडा का यह सफर। ग्रेटर नोएडा के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ रहे ब्रजेश कुमार जी का मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। सर नमस्ते। नमस्कार विनोद। सर बताएं हमारे श्रोताओं को कि ग्रेटर नोएडा के विकास की वह यात्रा जब आपके कार्यकाल में शुरू हुई थी किस तरह की थी, थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाइए सर। मैंने ग्रेटर नोएडा 1998 में ज्वाइन किया था जी। जो ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी है वो 1991 जनवरी में बनी थी जी। क्योंकि नोएडा तब तक काफी बस चुका था, तो नोएडा के जो आसपास का जो उसका जो लगा हुआ इलाका था उसमें हैफहैजर्ड सोसाइटी वगैरह बन के ग्रोथ होने लगी थी। तो उसको रेगुलेट करने के लिए शायद नारायण दत्त तिवारी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्टार्ट किया था प्रोसेस जी। तो फिर अंततः 91 में जी इसका गठन हुआ। 91-92 के बीच में इसका मास्टर प्लान बनाया गया, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के द्वारा बनाया गया। मैं उस समय सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज था, तो जो थिंकिंग थी उस प्लान के पीछे वगैरह वो सबसे मेरी वाकफियत पहले से ही थी जी। और जो एक बात ध्यान देने की है कि जो लिबरलाइजेशन और डीलाइसेंसिंग हुआ था उसके पहले शायद ये पहला शहर था जो इस प्रकार से स्थापित हो रहा था। तो सबको ये क्लैरिटी थी कि आगे से अब इस शहर का कैसे विकास होगा, कितना विकास होगा, ये उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करेगा जी। फिर शुरू के सालों में 3-4 सेक्टर वगैरह डेवलप हुए, कुछ स्कूल को लैंड बाय अलॉट करी गई। मैं 1998 में आया, उस समय हम लोगों का दफ्तर आई थिंक सेक्टर 26 में था, नोएडा में जी हुआ करता था फर्स्ट पे। और मेरी पोस्टिंग इसलिए हुई थी कि मैं दिल्ली के पास पोस्टिंग चाह रहा था उस समय, और नोएडा के ऊपर बहुत प्रेशर रहता था, ग्रेटर नोएडा पे नहीं रहता था, तो ये हुआ कि ग्रेटर नोएडा में पोस्टिंग हुई जी। जब मैंने ज्वाइन करके पहली बार विजिट किया तो एक चीज तो हम कुछ दिन हो गए थे ज्वाइन किए हुए, शाम थी जी। तो हमने सोचा कि हम और हमारी पत्नी सोचे चलो एक चक्कर मार के आते, हम लोग भी नोएडा में रहते थे, चक्कर मार के आते देख के आते, अंधेरा हो गया था। तो हम लोग गए 7-8 बजे होंगे, 6:30 बजा होगा। तो हम लोग ड्राइव करने गए और जैसे ही कुलेसरा का पुल क्रॉस करके, कुलेसरा का गांव क्रॉस करके अंधेरा पूरा अंधेरा पूरी तरह जी। और हम लोग गए, हमने और अंधेरा भी डर लगा कि हम कहाँ आ गए, भगवान जाने कौन है, यहाँ क्या है। तो लौट के आए तो दुख यही हुआ कि मैंने क्यों यहाँ पोस्टिंग ले ली, तो पता नहीं कैसा शहर है, यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं कभी। उसी के साथ साथ जो एक चीज महसूस हुई कि हम लोग जो मेन रोड बनी हुई है जिसको आजकल प्रोमेनेड कहते हैं, सुरकाशना रोड थी जी, उसमें एक कहीं तो मेन रोड का एक लेन बना था, 2 लेन बने थे, कहीं सर्विस रोड बनी थी, कहीं दूसरी तरफ का लेन बना था, तो कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो हुआ ये था मेरे जो हमको कुछ को समझ आया कि जो अफसर विभिन्न समय पोस्टेड रहे, उन्होंने अपने हिसाब से उन्हें जो लगा वो उन्होंने करा दिया। विशेष रूप से अधिकृत डेवलपमेंट, मतलब लोग ज्यादा आए भी नहीं थे, बहुत ज्यादा थोड़ी बहुत जी बहुत।
तो इस सब से जो एक चीज समझ में आया जी वो ये है कि इसको डेवलप करने के लिए शहर का एक इसको कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट क्या है ये बनाना पड़ेगा कि हमें ऐसा शहर बनाना, जी ये शहर की रूपरेखा क्या होगी उसको और कॉन्क्रीट रूप देना पड़ेगा। खाली जो मास्टर प्लान में लैंड यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे वो संभवतः पूरा नहीं होगा। और ये भी महसूस किया कि एक जो हम लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट करा है, जो भी हो वो एक काइंड ऑफ संस्थागत नीति के रूप में कराए, बजाय इसके विभिन्न अफसरों के केवल इमीडिएट सोच के आधार पर। जी तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले तो कुछ बनाए कि हमारे उद्देश्य क्या हो। जी तो उसमें हम लोगों के 5 निकल के आए उद्देश्य जो हम लोगों ने माने कि एक तो शहर में टॉप क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत उच्चतम स्तर का हो। दूसरा हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सप्लाई डिमांड के पहले करने हैं। नॉर्मली क्या होता है शहरों में कि जैसे जैसे ग्रेटर नोएडा में भी हुआ था कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है हम चीजें बढ़ाते जाते हैं। तो एक जब जी तो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली डिमांड के पीछे पीछे भागता है। तो हम लोगों ने ये कि हम सप्लाई और मास्टर प्लान में जो 10 साल पहले के आगे के लिए बना हुआ था उसके हिसाब से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है हम प्रारंभ में ही डालेंगे। तो जैसे जो हमारी जिस मेन रोड की मैंने बात करी वो 8 लेन और 4 लेन सर्विस रोड की थी, वो तब तक कहीं 2 लेन बनी थी, कहीं 1 लेन बनी थी, कहीं 3 लेन बनी थी। तो उसको हम लोगों ने कंसिस्टेंटली पूरा 10 लेन 8 लेन में और सर्विस रोड बना करके और ग्रीन बेल्ट ये सारी चीज बना। और ये तय हुआ कि पूरे उसमें तो एक तो ये हुआ कि सप्लाई जो है और जो डिमांड से पहले होगी। तीसरा बात ये थी कि जो शहर का है वहां पर जो जीवन है वो सुखद और लोगों को अलग बना रहना, कन्वीनियंस हो और देखने में भी अच्छा हो। जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों ने प्रारंभ से रखी कि जो यहाँ के लोग जो ओरिजिनल बाशिंदे हैं जिनकी जमीन अक्वायर करके शहर बन रहा था जी उनको भी शहर की बसावट का लाभ जरूर मिले। ऐसा ना हो कि बाहर के लोग आके बैठ जाए और यहाँ के लोग में रह जाए। जी और 5वां ये था कि जो दफ्तर हो जो दफ्तर के लोग हो उनकी जो सोच हो वो समझ जो जनता की समस्याएं हैं उनकी ओर संवेदनशील हो। तो ये उद्देश्यों को लेकर हम लोगों ने कोशिश करी, इनको प्राप्ति की कोशिश करी और काफी हद तक हम लोग इसमें सफल भी रहे थे। तो कुल मिलाकर जो कोशिश थी जो परिकल्पना करी गई थी कि एक हमारी ग्रेटर नोएडा एक यूनिक तरीके का शहर हो औरों से भिन्न हो और यहाँ पर जो लोग रहे उनको सब सुविधाएं और उनको एक लिविंग शिप या प्लेजर जिसको हम देने के रहने में अच्छा लगे वहां पर, इस प्रकार का उद्देश्य था बताने का। जो सर ग्रेटर नोएडा में आपने सड़कों की इतनी चौड़ाई और ग्रीन एरिया जो बनाया और जिस तरीके से इसको डेवलप किया और आज भी जब बाहर के लोग आते हैं वो देखते हैं ग्रेटर नोएडा की प्लानिंग को हैरान होते हैं। तो सर ये कंसेप्ट जो है कि ग्रेटर नोएडा शहर नोएडा से बिल्कुल अलग हटके इस तरह का होगा, ये कंसेप्ट कहाँ से आया सर? ये जो मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव बनाए कि हम सप्लाई डिमांड से पहले कर देंगे। तो जैसे जो भी हर शहर का एक मास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर प्लान उसमें फुल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी के लिए क्या क्या हमें चाहिए वो तो एन्यूमरेटेड होता है। जैसे जब मैं वहां था 2021 का बना जी, तो 2021 में क्या क्या होगा वो रिक्वायरमेंट वर्कआउट हो गया। तो हम लोग ने तय किया था कि इसको पूरा बना दे ताकि प्रारंभ से ही शहर डिफरेंट लगे जी और काम उच्च गुणवत्ता का हो। हर चीज के हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेटअप करे कि मेन रोड का ये स्टैंडर्ड होगा, जिससे होगा मेंटेनेंस का ये स्टैंडर्ड होगा, सड़क टूटेगी तो कितने दिनों में ठीक हो जाएगी इसकी ये व्यवस्था। सो ऑल दैट
was done. अक्सर इसी प्रकार के जो कमर्शियल एरियाज होते हैं जी सॉरी सेक्टर्स में, वो जनरल अथॉरिटी नहीं बेचती, जब शहर बढ़ जाता है तब बेचना शुरू करती है। तब तक इधर उधर झुग्गी झोपड़ियां या घरों के अंदर से कार्रवाई शुरू करती। तो वी सेड की नहीं, जैसे ही हमारा 5 साल का टाइम नॉर्मली दिया जाता है अलॉटमेंट और शहर में लोगों के बसने के लिए, तो हम दुकानें उस समय बेच दें ताकि वो भी 2 साल में 3 साल में प्रारंभ होने लगे, जब तक लोगों की बसावट शुरू हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसी जो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का शहर हो, उससे ये सब आया। लेकिन सर देश में सर एक सवाल, देश में क्या कोई ऐसा शहर इससे पहले था ग्रेट नोएडा जैसा, या दुनिया में कहीं जिससे इसकी तुलना की जा सके? जी अब इस प्रकार का तो नहीं था, लेकिन भिन्न भिन्न जगहों से भिन्न चीज। चंडीगढ़ हमारा हिंदुस्तान का बेस्ट प्लान सिटी मानी जाती रही है जी। हम लोग गए थे देखने चंडीगढ़ में क्या होता है, क्या कैसे किया है। तो अदरवाइज कोई इस प्रकार के ज्यादातर जो होते हैं ना कि वो शहर ऐसी एक्सटेंशन के रूप में बढ़ते रहते हैं। शहर बढ़ता गया, उसमें एक्सटेंशन हो गया। एक पूरे नए सिरे से नया शहर की परिकल्पना करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ये बहुत कम शहरों में है। शायद गांधीनगर है, वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के रूप में बना है जी। और चंडीगढ़ तो था ही ओरिजिनल। तो यू कैन से कि हम लोगों ने कोशिश करी कि कुछ चंडीगढ़ की को फॉलो करें। और एक बात और इम्पोर्टेंट सर, जब आपने नोएडा से ग्रेट नोएडा ऑफिस शिफ्ट किया, जो ऑफिस का वो था एनवायरमेंटल, वो जो था कंसेप्ट, वो कैसे आया? वो क्योंकि वो एक अलग तरह का ऑफिस, ऐसा ऑफिस मैंने कभी देखा नहीं किस तरह का, जिसमें हरियाली भी थी, रोशनी भी थी, उसमें बिजली की खपत भी कम थी और ठंडा रहता था। वो ऑफिस कैसे बनाया था सर? तो उसके पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ जी। बसावट अल्टीमेटली पर्पस तो सब शहर का ये होता है कि भाई लोग आके रहने लगे और बस जाए शहर। तो 5 साल नॉर्मली टाइम देते हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा प्रेशर, बल्कि उसके पहले जो मैं गया था, मैंने आपको पहले कहा था कि सब अंधेरा था और हम लोग जी। तो वी डिसाइडेड कि हम अपनी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, जो सड़कें बनी थी उस पर स्ट्रीट लाइट लगी थी, तो वी सेड कि हम स्ट्रीट लाइट को जलाना शुरू करते हैं। हमारी अथॉरिटी से भी काफी रेजिस्टेंस हुआ उसमें कि पैसा वेस्ट होगा, बिजली वेस्ट होगी, कोई रह तो रहा नहीं है। बट वी इंसिस्टेड एंड ऑल ऑफ अस इंसिस्टेड कि नहीं, इसमें जला बत्ती, जब बत्ती लगा के गए तो उसको जलाइए। तो वो एक तो उससे बड़ा फर्क पड़ गया। सर्जरी के लोगों को डरवन भी लगने लगा, इससे बसा हुआ शहर है, बत्ती हो रही है और स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह अच्छी क्वालिटी की लगाई गई। फिर बसावट नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने प्रेशर डालना शुरू किया। तो एक जो फीडबैक मिलता है ना जनता से, अगर जनता को डर ना हो अफसरों से ये बात करने में, तो एक फीडबैक मिलता रहता है डायरेक्टली या किसी के थ्रू। तो एक तो ये बात आई सामने कि लोग कह रहे हैं वहां बचने को कह रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल तक तो है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने हॉस्पिटल की एक स्पेशल स्कीम लाई, उसको स्पेशल कंसेशन दिया कि हम आपको सस्ते रेट पे जमीन दे देंगे और इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, और उसमें करके और 50 बेड का हॉस्पिटल बशर्ते आप 6 महीने में चालू कर। तो कैलाश हॉस्पिटल ने, डॉक्टर महेश शर्मा ने पहल करी उसमें, ये अप्लाइड, और उन्होंने 6 महीने में, शायद 4 महीने में 50 की जगह 100 बेड का हॉस्पिटल चला दिया। तो एक जो लोगों को संकोच हो रहा था कि यहाँ बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे, वो ठीक हो गया जी। फिर जब और दबाव बढ़ा तो लोगों ने ये मुरमुराना शुरू किया कि सोसाइटी तो बैठी हुई नोएडा में और हमसे जबरदस्ती कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा में आके रही जी। देन वी डिसाइडेड कि ठीक बात है, चलो शिफ्ट करते हैं ऑफिस। और ये अक्टूबर शायद 99 की बात है, आई माइट बी रॉन्ग ऑन द ईयर, आई थिंक ये सही है मेरा। तो ये हुआ कि चलो करते हैं, और ये सोचा था कि हम टेम्पररी ऑफिस में जाएंगे, 3-4 साल के लिए होगा, तो लेट अस गेट अ सस्ती बिल्डिंग में। तो हमारे एक मित्र थे, उनके मित्र थे एक, तो उन्होंने कहा कि मड आर्किटेक्चर होता है वो सस्ता होता है। तो हमने उन आर्किटेक्ट को बुलाया, उनसे कहा कि आप हमको मड आर्किटेक्चर में बना दिया, और किसी तरीके से हमको सस्ती बिल्डिंग चाहिए जिसकी लाइफ 3-4 साल हो, क्योंकि हम ये सोचा था कि 4-5 साल में तो मेन बिल्डिंग बन जाएगी ऑफिस की, जहाँ ऑफिस शिफ्ट हो जाएगी। जी जी जी।
तो उन्होंने काफी काम किया, 8-10 दिन हो गए, उन्होंने पूरा डिजाइन किया और काफी सस्ता एक ऑप्शन बना आर्किटेक्चर को। अब ये हुआ कि उन्हें काम तो उनसे करा लिया। अब ये कैसे काम की तरीका तो टेंडर का है, तो कोई तरकीब से तो समझ नहीं आया, तो हुआ कि नहीं टेंडर करते। तो एक टेंडर करते कि हमको लो कॉस्ट ऑफिस की इस टाइप का ऑफिस चाहिए और बताइए। तो उन्होंने बिड किया और सरप्राइजिंगली एक अदलखा साहब है, उन्होंने भी बिड कर दिया। उनका डिजाइन चीपर आ गया इनसे। अब हमको ने माफी मांगी उनसे कि भैया आई एम वेरी सॉरी, अब हमारे पास तो लोअर बिड आ गई, तो हम तो इसे नहीं कर सकते, इनके डिजाइन में खामी भी नहीं दिखती। तो अदलखा आर्किटेक्ट ने बनाया, आई थिंक मिडिल अक्टूबर में हमने कमीशन किया और फरवरी में हम लोग शिफ्ट कर गए। कंडीशन थी उसमें कि हमें बना के देना पड़ेगा आपको 3-3 महीने में वो। और वो ऑफिस काफी अच्छा रहा, मेरे ख्याल में शायद 15 साल तक चला उससे। जी। और वो गार्डन में लोकेटेड था। हमारे चेयरमैन उसको कहते थे कि दिस वाज एन ऑफिस इन अ गार्डन। हाँ, बिल्कुल। ऑफिस से ही एक बगीचे में दफ्तर बना हुआ है, बहुत सुंदर था। अभी भी मैं कह रहा हूँ इट वाज अ प्लेजर वर्किंग। जी। और आप लोग तो आते रहते, देखते रहते। बिल्कुल। एक चीज जब ऑफिस बन रहा था तो उस समय ये हुआ कि दीवार बनाई जाए। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि जिन लोगों के बीच अथॉरिटी अल्टीमेटली तो पब्लिक ही है ना, सॉरी, उनके और अपने बीच में जगह हमें दीवार से प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो क्या फायदा उसका। तो हम लोगों ने खाली वो बनाया था बार्ब्ड वायर फेंसिंग, जानवरों को बाहर रखने के लिए, जिसको जो बन गया है आ सकता था जी। और वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वहाँ के जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, बोथ अर्बन और रूरल, दे वर क्वाइट पॉजिटिवली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द अथॉरिटी। जी। तो ऑफिस तो इस चक्कर में आई थिंक हम लोग 14 फरवरी या 12 फरवरी 2000 में शिफ्ट हुए थे और अक्टूबर में ये प्रोसेस शुरू हुआ था कि हमको शिफ्ट होना है। वो भी अपने में 3 महीने के अंदर बन के, एंड द ऑफिस वाज रेडी, वी शिफ्टेड एंड वी स्टार्टेड ऑपरेटिंग। उससे एक बड़ा कॉन्फिडेंस, हमको एक परेशानी थी कि हमारा स्टाफ जिन नोएडा में रहते थे वो एतराज करेंगे, बट दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड कि हाँ चलते ग्रेट नोएडा में ऑफिस का। और वहाँ ऑफिस आने के बाद से एकदम से एक इंक्रीज हो गया उसमें। एक चीज जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, जी, जो वहाँ के, जो मैंने बोला कि वहाँ के लोगों के और मतलब जो ग्रामीण लोग थे वहाँ के, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं जी, उनके साथ हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये था कि इनको फायदा मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने, वो हमें सहयोग बहुत मिला विजिटर्स के साथ। एक तो सबसे पहले हम लोगों ने जो कॉम्पेंसेशन का पैकेज था वो सब रिवोक कर दिया सरकारी कायदे के हिसाब से, उससे काफी ज्यादा अमाउंट में तय हुआ, और जो अग्रीमेंट के साथ तय हुआ था, आपको शायद याद भी होगा। और ये फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट हुआ और उसमें एक अपने आप एक उसको सालाना इंक्रीज हो जाती थी, जितनी महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से बढ़ जाएगी जी। कुछ स्कीम्स खाली हम लोगों ने यहीं के लोगों के लिए निकाली, कुछ कियोस्क थे, कुछ और थे कि कोई छोटा छोटा व्यवसाय करना चाहे तो वो कर सकते हैं जी। फिर गांव वालों के अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए उन्हीं के गांव के बगल में एरिया एयरमार्क करके उनकी भी प्लानिंग करके दे देगी कि आप इस तरीके से बना दें। फिर जो पुराने बाजार थे उनको हम लोगों ने रेगुलराइज कर दिया और उनको थोड़ा रेगुलेट कर दिया कि भाई आप इसके बाद, ये आजकल ये जगत मार्केट है जो ग्रेटर नोएडा का मेन मार्केट हो गया, ये भी उसी तरीके का रूरल मार्केट है, जिसको हम लोगों ने कुछ रेगुलेट किया और रेगुलराइज कर दिया था कुछ पैसा वैसा लेकर के। तो द पीपल ऑफ द एरिया वर क्वाइट हैप्पी। और मैं अभी भी कह सकता हूँ, आई थिंक बहुत सारा फायदा यहाँ के आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनको हुआ, और शहर की आई थिंक जो मेन काफी पॉपुलेशन है उसका एक अच्छा परसेंटेज यहीं के लोकल पुराने इनहैबिटेंट की। तो सर एक चीज बताइए, जो ग्रीन एरिया का कंसेप्ट है वो मास्टर प्लान में जो आपने रखा था वो बरकरार है आज भी, और किस तरीके से वो ग्रीन एरिया का कंसेप्ट रखा? क्यों गोल्फ कोर्स भी है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जिससे लगता है कि ये शहर बिल्कुल अलग सा है। एक जैसा मैंने पहले बोला ना कि हमारा था कि शहर देखने में अच्छा लगे,
सुंदर लगे और डिफरेंट हो। यहाँ पर जो लैंडस्केपिंग वगैरह है वो अच्छी हो जी। हर मास्टर प्लान में। जो जिस किसी शहर का मास्टर प्लान बनता है उसमें कुछ ग्रीन एरिया छोड़ा जाता है जी। ये प्लानिंग की कंडीशन है कि इतना एरिया ग्रीन छोड़ना है। तो हमारे ओरिजिनल मास्टर प्लान में भी और सब्सिक्वेंट मास्टर प्लान में भी ये प्राविधान था। बट हम लोगों ने कहा कि इसके एम्बियंस जो मतलब जो वातावरण है जी, और वो डिफरेंट लगे। तो हमारे एक पुराने चीफ टाउन प्लानर थे लखनऊ के जाकी जी करके जी। वो कहीं से उनके बच्चे बाहर रहते थे, वो लौट के आए थे, वो हमसे मिलने आ गए थे ग्रेटर नोएडा जी। ग्रेटर नोएडा नहीं मतलब नोएडा में तब हमारा दफ्तर था वहां। तो हमने उनसे बातें पूछा, हमने कहा ये बताइए कि कहीं भी बाहर के शहर में जाते हैं वहाँ साफ सुथरा दिखता है और हिंदुस्तान के किसी भी शहर में दिखाओ तो गंदा लगता है, कोई भी शहर हो। तो ये आप बताइए अगर प्लानर्स ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे उनके हिसाब से दो एरिया है। एक तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो ग्रीन एरिया बनाते हैं जी, जो हम प्लान करते हैं उसको हम एक्चुअली कुछ करते नहीं, उसको खाली छोड़ देते हैं। वहां पर या तो लोग आके कुछ फंस जाते हैं ऐसे या वहां कूड़ा पड़ने लगता है, तो फिर वो गंदा हो जाता है जी। तो और तो ये बात समझ में आई। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि जैसे ही हमारी सड़क बनती है उसके तुरंत बाद सड़क बनने के बाद बिजली के खंभे लगेंगे और ग्रीन एरिया में प्लांटेशन हो जाएगा जी। और ये हमने लोगों ने सबको समझ ली तब तक कि अगर हम पेड़ खूब सारे प्लांट करा देंगे तो आजकल के जमाने में पेड़ों को काटने की हिम्मत जरा कम लोगों की होती है, कभी भी कट जाते हैं लेकिन जो है कम होती है बिल्कुल। तो जैसे ही हम लोगों की सड़क बनी और जो पुराने एरिया थे उनको सबको हम लोगों ने डेवलप कर दिया, ग्रीन प्लांटेशन कर दिया, फूल पौधे भी लग गए, पेड़ भी लग गए, साइड में भी लग गए और तो रोड साइड प्लांटेशन भी हो गया। वो तो एक बार जब आपने बना दिया उसको और बाउंड फेंसिंग वगैरह हो गई, इसी प्रकार से सारे एरिया ग्रीन बेल्ट करके छोड़ देते हैं कि ग्रीन बेल्ट डेवलप होगी जी। वो हम लोगों ने एक स्कीम चलाई कि भाई आप आओ 15-20 साल तक इसको डेवलप करो, नर्सरी बना लो अपने यहाँ। पेड़ इतने कुछ लिमिट थी उसमें कि इतने पेड़ पर हेक्टेयर आपको करना पड़ेगा, तब तक आप इसमें से अपना नर्सरी वर्सरी का काम कर लीजिए और फिर उसको वापस करिए। तो उससे काफी एरिया डेवलप हो गया, नर्सरी डेवलप हो गई, ग्रीन हो गया, मतलब जो हमारा ग्रीन एरिया था वो ऑक्यूपाई हो गया ग्रीन के लिए। जी जी जी। और फिर हम लोग ये भी सोच रहे थे कि इसी से कनेक्टेड एक और कॉज कर जाते हैं कि हम एक मार्केटिंग की पोजीशनिंग होती है कि हम कैसे हैं, हमारी क्या खास बात है, आप क्यों आइए, हम क्यों औरों से डिफरेंट हैं जी। तो उसको करने के लिए एक तो हम लोगों ने वो ट्राई कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंडस्ट्रीज आ जाए, फिर वो एक एजुकेशन हब के रूप में जब मैं बाद में बात करूंगा। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम इसको रिजॉर्ट टाउन के टाइप में डेवलप करें, रिजॉर्ट और रिक्रिएशन का टाउन। तो उसी कॉन्सेप्ट में फिर ये सब आया, एक्सपो मार्ट आया, वो हम लोग लेके आए वो अब काफी बड़ा सेंटर हो गया है। हम में हर महीने में वहाँ 2-3 चीजें होती रहती हैं। स्पोर्ट्स सिटी बनी, गोल्फ क्लब पहले स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स की कंपनी थी, उनको दिया गया था जी। वो बैंकरप्ट हो गए थे तो वो खाली पड़ा था, वो हम लोगों ने रिवाइव कराया। ICICI बैंक की मदद से इन्वेस्टर आए, उनको दिया गया, वो डेवलप हुआ। फिर बहुत सारा रिक्रिएशनल ग्रीन और इंस्टीट्यूशनल ग्रीन का एक कॉन्सेप्ट किया गया कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी टाइप और बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिनको खुली जगह चाहिए होती उनको हम जमीन दे देंगे, लेकिन कंडीशन की वो जगह खुली रहेगी, वहाँ पर ट्री प्लांटेशन है। सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया, बहुत सारे हम लोगों ने क्लब्स को भी जमीन दी जो कम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्यादा वो बनाए। तो उस सूरजपुर में एक वेटलैंड थी, वहाँ पर बर्ड सेंचुरी के रूप में बनाया गया। नाइट सफारी सोची गई थी, वो तो फिर नहीं बनी। तो इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट अटेम्प्ट था कि हम इसको एक रिजॉर्ट टाउन टाइप के और उस टाइप में डेवलप करें। तो मुझे खुशी है कि अभी भी उसका काफी सारा असर दिखता है। सर एक आखिरी सवाल है
कि 30 साल ग्रेट नोएडा को हो गए हैं, आपको कुछ इस तरह का सुझाव जो आज भी सोचते हैं कि जब आपने उस समय प्लान किया होगा और अभी भी जो चल रहा है काम, उसमें कोई ऐसी चीज़, ऐसा प्रस्ताव जिस पे अभी भी सोचा जा सकता है कि इस पे काम होना चाहिए, या जो आपने उस समय मेंटेन किया था, इसको एक मानक स्थापित किया था, उस मानक के हिसाब से काम हो रहा है या थोड़ा उसमें कोई सुधार की जरूरत है? जी, इसके पहले मैं एक चीज और बस बता दूं जी, कि हम लोगों ने ये इसको जो पोजीशनिंग की बात कर रहा था, एक ये भी कहा था इंडस्ट्रियल तो है ही है कि एक एजुकेशनल हब बन जाए। हमारा बड़ा सारा एरिया इंस्टीट्यूशनल एरिया है, वी वांटेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स। तो एक ये हो जाए कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का वातावरण है, उससे एक तो फायदा ये होता है कि जो इंडस्ट्री आएंगे और इंस्टीट्यूशंस आएंगे उनको मैन पावर मिल जाती है। दैट ऑल्सो आई थिंक हैड हैपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट। एक एजुकेशन हब के रूप में IIT Roorkee also have located themselves और ये क्या है, ये बिरला वालों का जी, बिरला इंस्टीट्यूट है ना, हाँ, BIT नेम्स को हम लोगों ने कोशिश करी थी लाने। जी 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 जी। अब आगे के लिए जो आप पूछ रहे हैं, जी जी जी, देखिए एक तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मेंटेन। जो चीज बनी है, जो चीज प्लान हुई है, जो चीज सोची गई है, उसको आगे उसी रूप में मेंटेन किया जाए। सो दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरा जो थिंकिंग थी उस समय की कि हमारी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक ये आगे की ओर से, तो हर समय जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती रही, बहुत सारी चीजें हमेशा आती रही, तो हम कोशिश ये करें कि नई टेक्नोलॉजी कौन से आने वाली है जी, उसको हम कैसे पहले ले आए अपने आप। अब जैसे आजकल कुछ चर्चा चली कि सैटेलाइट से पता लग जाएगा इंक्रोचमेंट कैसे हुआ है। वी वर थिंकिंग ऑफ दिस एट दैट टाइम। अच्छा। इसको हम लोगों की बातचीत चल रही थी कि हमें सैटेलाइट का, और तब शायद रेजोल्यूशन 3 मीटर या 2 मीटर तक का था, अब तो और अच्छा हो गया होगा जी। तो ये सोचने की बात है, स्मार्ट सिटी की बात है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, हर चीज की ऑटोमेटेड सिस्टम्स बहुत सारे आ गए जो उस समय नहीं थे। तो एक वो हम पहले से पुराने वाले में भी करते चले और नए वाले में जो है उसको प्रारंभ से करें। दैट इज आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट। आई थिंक योर प्रेजेंट डिस्पेंसेशन अच्छी तरीके से उसी तरीके से काम कर रहा है, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी टू। और एक चीज जो है जो मैं कहना चाहूंगा कि जो प्लांटेशंस हुए थे उसको करीब 15-20 साल हो गए। एक लाइफ टाइम होता है हर ट्री का, वो शायद टाइम आ रहा है उसको रिसाइकिल करने। तो जो उस समय के प्लांटेशन है वो उनको रीप्लांटेशन का एक टाइम है। प्रोसेस शुड स्टार्ट, चाहे वही ट्रीज लग जाए चाहे जो भी, वो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज टू बी डन। तो आजकल एक स्मार्ट सिटी की बात होती है ना, जो मैं कह रहा हूँ, नई टेक्नोलॉजी को हम कैसे इम्प्रूव यूज करें कि हमारे जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको उनकी लाइफस्टाइल सिंपल होता है और थोड़ा सा हम आगे की चीजें आज लाने की कोशिश करें। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर शेयर की है अपनी वो बातें जो उस दौर की हैं जब ग्रेट नोएडा अपने शुरुआती बचपन काल में था, और आपने बहुत सारे प्रयोग किए और ग्रेट नोएडा को बसाने में जो अहम भूमिका निभाई उसको आपने हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे ब्रजेश कुमार जी को, जिन्होंने ग्रेट नोएडा के उस दौर की कहानी बताई कि किस तरीके से ग्रेट नोएडा जाते थे और किस तरीके से वहाँ विकास हुआ उस दौर में। और भी बहुत सारे अधिकारियों से हम आपकी बात कराएंगे। आप सुनते रहिए यह दिलचस्प किस्सा और ग्रेट नोएडा की ऐसी अनसुनी कहानी हमारे रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर। आपको ऐसी रोचक किस्से लगातार हर हफ्ता मिलते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।